दो मास्टर रिसोर्सेज मैं बता देता हूं। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास, और 10 में से 2 क्वेश्चन यानी 20% काम तो इसी से हो गया। मेनली न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। क्या हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कर लेना चाहिए? मेन क्वेश्चन जो आता है वो इससे ही आता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल एंड थंबनेल आपने देख लिया होगा, प्लस यहाँ पे भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले बच्चों प्राइमरीली फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कई बार कि सर इतने सारे फार्मूलाज, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। और लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मच ईजियर एंड बहुत ही स्कोरिंग है। वैसे तो हर टीचर यही बोलता है, लेकिन आज इस एनालिसिस के बेसिस पे आप सभी को आइडिया लग भी जाएगा कि जो बचा हुआ समय है ना, इसका हमें बेस्ट आउटपुट कैसे मिलेगा। क्योंकि चैप्टर्स अब बहुत ज़्यादा तो है नहीं, सिलेबस रिडक्शन के बाद नंबर ऑफ चैप्टर्स ठीक है, मतलब पहले से तो काफ़ी डिफरेंस आ गया है, तो उसको हम काफ़ी अच्छे से कैटर कर सकते हैं। और एक और फिजिकल केमिस्ट्री में खास बात ये होती है कि भाई जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है उसका लगभग 50 to 60% पार्ट जो है बच्चों वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आता है। यानी 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो इसी में आएंगे, तो चॉइस भी आएगी। तो अगर किसी को कोई पार्ट अगर छोड़ना है ना, बाय द वे रेयर केस में, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में छोड़ सकता है। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक एक करके एक सीक्वेंस लिया हुआ है। उस सीक्वेंस के अंदर हमने क्या किया हुआ बच्चों, सबसे पहले वो चैप्टर्स लिए हुए हैं जिन चैप्टर्स को हमें करना ही है ना। क्योंकि हम रैंडम चैप्टर्स नहीं कर सकते कि कहीं से तो हमने लिक्विड सॉल्यूशन कर लिया, कहीं से फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, नहीं। चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत बार क्या करते हैं, मैंने देखा कई स्टूडेंट्स वीडियो बना देते हैं और उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि कितना इंटरलिंकिंग होती है चैप्टर्स की। तो इस बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी वीडियो केमिस्ट्री में कतई मत देखिएगा, बिकॉज बहुत बड़े ब्लंडर वो लोग करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सही गाइडेंस मिलना आप सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। फिजिकल केमिस्ट्री में उसके अलावा कैलकुलेशन एरर बहुत होते हैं, है ना। कैलकुलेशन से बड़े तड़प रहे होते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड वीडियो बच्चों मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, है ना। ये वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपके लिए 2 मास्टर रिसोर्सेज मैं बता देता हूं। सबसे पहला मास्टर रिसोर्सेज है आप सबके लिए टेस्ट सीरीज, दैट इज AOTS। AOTS बच्चों एज पर न्यू सिलेबस, एज पर अपडेटेड सिलेबस हमने कंप्लीटली फाइनली अपडेट कर दी है। तो जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं बच्चों, अब फाइनली वो अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, फुल टेस्ट भी मिलते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप एज अ टेस्ट दे सकते हो। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है इसका आप सभी जरूर हिस्सा बन जाइए। इंडिया की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, और इसमें अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप और लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज atpstar.com। वहाँ पे आप जाइएगा एक्सप्लोर बैचेस में। एक्सप्लोर बैचेस में टारगेट ईयर JEE 2024 सेलेक्ट करिएगा बच्चों। फ्रॉम देयर वहाँ से आप AOTS क्लिक करिएगा, एंड फ्रॉम AOTS यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन एनरोल। तो बच्चों सभी के सभी इसका हिस्सा जरूर बन जाइएगा। चलिए अब बच्चों हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, और सीक्वेंस में जो पहला चैप्टर आता है वो आपके सामने है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। कायदे से ये दोनों चैप्टर जो है, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, बच्चों ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं, और NCERT में इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी दिया गया है। लेकिन आप समझ ही रहे हो, भावना तो समझ ही गए होगे कि भाई ये दोनों चैप्टर्स बहुत स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट से भी मिक्स होकर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब इन जनरल अगर हम इस पार्ट से बात करें बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, यानी आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास, और 10 में से 2 क्वेश्चन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, यानी 20% काम तो इसी से हो गया आप सभी का। और अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो हमें 8 ही क्वेश्चन करने होते हैं, पर अगर हम सब्जेक्ट बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि भाई ये 2 क्वेश्चन जो है ये किस किस पार्ट से आते हैं। तो अगर इन 2 क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस में मेनली न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आते हैं। आजकल मेनली 80-90% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, उस सबसे क्वेश्चन आते हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज,
एक पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, जैसे एक डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री मतलब कोई कंबशन रिएक्शन हो रही है, या फॉर एग्जांपल जिंक और AlCl3 की रिएक्शन हो रही है, तो कोई अगर रिएक्शन हो रही है किसी तरीके की, उस रिएक्शन के दौरान किस तरीके से चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में या मोल्स में, कैसे चेंज हो रहा है। तो एक तो क्वेश्चन आता है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे, और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने बनता है वो आता है कि डिफरेंट अगर सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो उन मिक्स करने से मोलैरिटी पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्या डिफरेंस आएगा बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये क्वेश्चन वैसे तो है हमारा S ब्लॉक एंड हाइड्रोजन का, और ये चैप्टर हमारा अभी नहीं है, ये पहले तो था, पर क्या हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कर लेना चाहिए? मेरा मानना है हमें कर लेना चाहिए, सिंपली फॉर्मूला तो कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री वाले पार्ट में एक तरह से ये आ सकता है, तो आई थिंक टू बी सेफ हमें ये कर लेना चाहिए। उसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है, जैसे कॉमन क्वेश्चन है, शायद आप सभी समझ रहे होंगे, जैसे कि CXHY। अब CXHY है एक जेनरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका अगर कंबशन करोगे तो क्या निकलेगा, CO2 + H2O। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री का यूज करके x और y की वैल्यू निकाली जाती है। पहले इंपीरिकल फॉर्मूला आता है और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत कॉमन है। और अगर हम बात करें रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मेलिटी एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, भाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाते हैं और नॉर्मेलिटी का उसमें क्या रोल रहता है, ये हमें आना चाहिए, एन फैक्टर वाला फंडा हमें आना चाहिए। बहुत डीप में टाइट्रेशन के क्वेश्चन नहीं आते। अब क्या होता है कि ये सब देख के बच्चे बोलते हैं हाँ काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर सब कुछ तो बता दिया भाई देखो जो आता है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आएगी कि ये PYQ एनालिसिस अपन ने किया हुआ है, तो अपने सामने अब देखो एग्जाम्पल है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखो। अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये RNA के अंदर एक बेस है जिसका नाम है यूरासिल। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, यानी पहले इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और उसके अंदर नाइट्रोजन कितना आ रहा है, टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। उसके अलावा देखिए यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड मींस, इससे क्वेश्चन आ रखा है। तो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें मास परसेंट, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ppm, मोलैलिटी, यानी हमें ये छोटे छोटे टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि मास परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी क्या है, ppm के अंदर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और आप देख भी सकते हैं मेजॉरिटी क्वेश्चन बच्चों जो आ रखे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू के आ रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वही वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो इंपीरिकल फार्मूला वाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। एक हाइड्रोकार्बन A है विच अंडरगोज कंबशन एंड इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। समझ रहे हैं क्या? तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये हमारे पास आ रखा है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। इसके अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेते हो, यानी पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लेते हो, मोर देन इनफ है। प्लस AOTS के अंदर जो टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस हैं, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगेन प्रैक्टिस इज द की, मोर द प्रैक्टिस उतना काम हो जाएगा, इजी लगेगा आप सभी को। एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे H2O2 कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक बार हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाए तो उससे पता लग जाता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि हाँ भाई रिडक्शन हो रहा है या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वी कैन बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही ईजी हमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी इससे नॉर्मली क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है। अभी जो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये इन जनरल कहाँ से आता है? तो देखिए एक तो हमारा जो बोर थ्योरी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं, और जो ट्रांजिशन होके वेरियस लाइंस बनती हैं या उसमें जो वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ कैलकुलेशन या वेव नंबर, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत बहुत हाई होते हैं। जैसे कि पास्टल सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज हो गई,
उसके अलावा बच्चों बोर के जो पैरामीटर्स हैं, बोर थ्योरी में पैरामीटर्स जैसे कि बोर रेडियस हो गया, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट के अंदर वो क्या रहती है, ये सब हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें बच्चों खास तौर पे, तो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं ये पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर्स के अंदर ओवरऑल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहती है, कैसे पता करते हैं। वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं बच्चों, आज के टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। यानी आजकल ट्रेंड में अगर हम बात करें तो देखो ये तो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है बोर वाला, ये जो बोर पैरामीटर और थ्योरी, इससे तो एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है और तीसरा हमारा ये वेव फंक्शन वाला टॉपिक है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं मेनली क्वेश्चन इससे आते हैं। बाकी आने को तो अपना किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, आने को तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आने को तो किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि पहला फोटोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रखा है हमारा, प्लैंक्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। अगला क्वेश्चन जो आ रखा है वो हमारा सिंपली क्वांटम नंबर से आ रखा है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन आ रखा है ये बच्चों वेव फंक्शन और R0 का A0 से क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ये दिखने में भयावह लगता है लेकिन असल में इतना डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। यहाँ पे जैसे ऑर्बिटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बोला गया है, पूछा गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके अंदर वेवलेंथ का कंपैरिजन बहुत ही कॉमनली आता है। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी, तो ये जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन है मतलब बात बन जाती है बच्चों, मजा आ जाता है, ठीक है। अच्छा मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि सर ये पीपीटी हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बच्चों बिल्कुल आपको मिल जाएगी ये पीपीटी। मैं जो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी उस पर डालने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको इसकी सारी डिटेल ये आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। अब देखो अगर हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, रिडॉक्स कर लिया, तो लिक्विड सॉल्यूशन काहे को छोड़ेंगे भाई, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है ये प्राइमरीली मोल कॉन्सेप्ट का ही एप्लीकेशन है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं, तो इसको छोड़ने का कोई सवाल बनता नहीं। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें मस्ट डू हैं, जो हमें करने ही चाहिए। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा यार, अगर ये नहीं करेंगे तो आगे हमें इनऑर्गेनिक कैसे समझ में आएगी। तो ये वाला पार्ट तो हमें करना है, यानी 3 क्वेश्चंस तो हमारे पक्के हो गए। लिक्विड सॉल्यूशन से अगेन एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अब इसके अंदर प्राइमरीली जो हॉटेस्ट टॉपिक रहता है बच्चों वो रहता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर और उसका एप्लीकेशन। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वहां पे जो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है, यानी कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल डाइमराइज हो गया या ट्राइमराइज हो गया या डिसोसिएट हो गया 20% 30%, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना होता है बच्चों, और उसको जब हम कनेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मेन क्वेश्चन जो आता है वो इससे ही आता है, मेनली उससे क्वेश्चन आता है और मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं। एजियोट्रॉप की भी बेसिक अगर पता हो कि कैसे क्या होते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। आप क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे कॉमनली अगर आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही कॉमनली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना बच्चों, वो मिलेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप ढंग से करिएगा। तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का 50% पार्ट लगभग इससे बन चुका है। अब जो पार्ट आने वाला है ये भी आसान पार्ट है, यानी यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें बच्चों तो ये बहुत ही आसान है और इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है। यानी अब देख रहे हो लगभग 5 क्वेश्चन का तो काम हमारा अभी से हो गया। यानी अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 10 होते, पर लेकिन हमारे पास तो इफेक्टिवली चॉइस मिला के 8 क्वेश्चन कर सकते हो। तो समझ रहे हो 5 आउट ऑफ 8, यानी लगभग 60% की अगर हम बात करें तो 60-70% तो आपका इन चैप्टर से ही काम हो गया जो अभी वाले बताए, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में प्राइमरीली क्वेश्चन जो आता है वो 2 पार्ट से आता है। एक तो क्वेश्चन आने के जो सबसे हाई चांस रहते हैं वो रहता है ऑर्डर निकालने के बारे में, रेट लॉ निकालने के बारे में, रेट लॉ के अलावा जो हाफ लाइफ है, इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांस हाई रहते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी जो रहती है वो रहती है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है आप सभी जानते हो वो होती है k = a e⁻ EA/RT। इसका जो लोगैरिथम लॉग वाला जो इसका वैल्यू रहता है, इसका जो लॉग वाला फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में अगर हम उसका कर्व भी ड्रॉ करें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस भी काफ़ी हाई रहते हैं, यानी उसके वेरिएशंस काफ़ी कॉमनली होते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन और उसके वेरिएशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो है उससे क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं। मेनली न्यूमेरिकल पार्ट इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती है उसका ऑर्डर से क्या डिफरेंस होता है, सॉरी ऑर्डर से कैसे लिंक होता है, जुड़ा हुआ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आइए अब इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स आप पर्टिकुलरली देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर देख सकते हो ये कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यहाँ पे मेन सिग्निफिकेंस आता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो लॉग की वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो अपने को टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। पर प्राइमरीली जो क्वेश्चन अपने सामने आ रखे हैं, दीज क्वेश्चंस आर प्राइमरीली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि मेनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। और एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट लॉ, या कितना समय लगेगा हमारी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, या कितनी हाफ लाइफ लगेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन मेनली बच्चों पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है वो इतना पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर कर लें। तो व्हाट इज द मस्ट डू पार्ट्स? मस्ट डू चैप्टर्स कौन कौन से हो गए? मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, अलॉन्ग विद हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ये मस्ट डू है, मतलब ये तो कर ही लेना। अब इसके बाद वाले चैप्टर्स थोड़े भारी हैं, जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और इन चैप्टर्स को भी हम एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक ही करना है, जिनको जस्ट कट ऑफ ही क्लियर करना है, तो वो उन चैप्टर्स को ही कर ले। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन होता है, और इंटरनल एनर्जी का जो कैलकुलेशन होता है, वर्क डन का जो कैलकुलेशन होता है, उसके अलावा डेल्टा जी का जो सबसे अपना थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ है, स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो डेल्टा जी का स्पॉन्टेनिटी से क्या लिंक है, और जो हमारी इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो इक्वेशन बहुत कॉमनली यूज होती है। यहाँ पे अगेन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू या डेल्टा ई का जो लिंक होता है डेल्टा एन गैसियस से, वो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। प्लस थर्मोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो बच्चों उसके अंदर डेल्टा एच का जो कैलकुलेशन होता है यूजिंग एंथैल्पी, इंडिविजुअल एंथैल्पीज एंड जो बॉन्ड एनर्जीज के थ्रू भी कैलकुलेशन हो सकता है। आपने देखा डेल्टा एच के 2 तरीके से कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो प्राइमरीली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के इनमें से कोई ना कोई बनता है। या तो क्वेश्चन बनता है डेल्टा एच डेल्टा यू के रिलेशन से, या डेल्टा जी से लिंक क्वेश्चन आता है, एंट्रोपी चेंज से आने के चांस कम रहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का, तीसरा टाइप जो बन सकता है। आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल वेरी क्लियरली, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हीट इवॉल्व पूछा है कि इस कंबशन प्रोसेस में कितना हीट इवॉल्व होगा, और उसमें आपको एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है सबका, CH4 का, C2H4 का। तो एंथैल्पी के बेसिस पे आप पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो ये रिलेशंस की बात कर रखी है। ये रिलेशंस अगेन हमारा डेल्टा यू और हमारा क्यू के अंदर रिलेशन बता रखा है। यहाँ पे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इसमें रिलेशन बता रखा है। तो ये रिलेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में काफ़ी कुछ होता है। इक्विलिब्रियम में हमारा केमिकल वाला पार्ट भी है, हमारा आयोनिक वाला पार्ट भी है बच्चों। और इससे लगभग 2 क्वेश्चन इन जनरल आए हैं, कभी कभी 1 भी आया है, पर 2 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ये पार्ट लेकिन बड़ा भी है, काफ़ी कुछ इसके अंदर आता है। जहाँ तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों, तो इसमें एक तो हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन जब होती है, सीक्वेंस आता है जिसमें मल्टीपल अपने को इक्विलिब्रियम दिए जाते हैं, जिसमें K1 K2 K3 होता है, और एक हमारे पास फाइनल टारगेट रिएक्शन होती है जिसके साथ K का रिलेशन पूछ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का आपस में जो लिंक है वो आ जाता है। एक LCP, ली चैटले प्रिंसिपल का, यानी रिएक्शन क्या जो इक्विलिब्रियम है उस पर क्या असर पड़ेगा, यील्ड पे क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ आ सकती है, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट Kp एंड Kc का जो रिलेशन होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT, ब्रैकेट में RT डेल्टा एन गैसियस, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उससे क्वेश्चन आ जाता है। आयनिक में अगर बात करें तो आयनिक बहुत टफ नहीं आता है। जैसे मैं आयनिक की अगर बात करूं तो जेई एडवांस्ड में बहुत बढ़िया आता है, अच्छे लेवल का आता है, लेकिन जेई मेन में प्राइमरीली फॉर्मूला बेस्ड आता है बच्चों, जिसमें KSP का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। उसके अलावा यहाँ पे pH जो कैलकुलेशन होता है, अब pH कैलकुलेशन किसी भी मिक्सचर का, एसिड बेस मिक्सचर का जब होगा तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है या तो वो बफर सॉल्यूशन का बनता है, या वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बनता है, या सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है, या कई बार डाइल्यूशन भी हो सकता है। तो pH कैलकुलेशन जो है बच्चों, जो एसिड बेस के मिक्सचर से होता है, उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनते इससे।
तो करने को कर तो सकते हैं, ऐसा मतलब आयोनिक मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल तक करना है ऐसी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि प्राइमरीली क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि जो मैं सीक्वेंस की बात कर रहा था, दिस इज अ टाइप ऑफ दैट सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में देखिए आप सभी, इसमें पहला रिएक्शन दिया है जिसमें K1 दिया है, अगले रिएक्शन में K2 दिया है, अगले में K3 दिया है, और फाइनल जो आपको मिल रहा है ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को बताना है। सिमिलरली देखिए ये जो पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन PYQ हैं। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डेल्टा H दिया हुआ है। अब बोला हुआ है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, जो SO3 की यील्ड को इंक्रीज करेंगे एट इक्विलिब्रियम, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यू गॉट द पॉइंट, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये क्वेश्चन किस किस तरह के हैं, और यहाँ पे डेल्टा G और K का जो रिलेशन है, भाई डेल्टा G और K का रिलेशन हमें पता होना बहुत बहुत जरूरी है। डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उससे क्वेश्चन आने के चांस हमेशा ही बहुत बहुत हाई होते हैं। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अब बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इट्स अ लेंथी चैप्टर, बट क्वेश्चन नॉर्मली एक आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं। नॉर्मली एक आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरीली जो क्वेश्चन आता है या तो नर्स्ट इक्वेशन के रोल से आता है, या हमारे पास डेल्टा G और E का जो रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम पे, उससे क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये पार्ट से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और सेकंड जो है कोलरॉश लॉ जो है, उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोलरॉश लॉ का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन आ रखा है, और इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और उसके अलावा हमारा नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के क्वेश्चन, तो मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन से बच्चों आता है। ओके बच्चों, है ना। तो अगर हम बात करें जो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एफर्ट काफ़ी लगते हैं, और जो हमारा जो ये सेल्स वगैरह होती हैं, जो स्टोरेज सेल होती हैं, उनको पूरा स्टडी करना, उसके अलावा पूरा शुरू में नर्स्ट इक्वेशन तक सारी चीज़ें समझना, पहुंचना, प्लस उसके अंदर कोलरॉश लॉ भी समझना, तो टाइम टेकिंग तो है, इट इज़ टाइम टेकिंग। लेकिन अगेन जो कर पाए तो इन पार्ट्स पे जो भी मैंने आपको बताए उस पर ज़रूर फोकस करें, है ना बच्चों। अच्छा, हम सभी मिलके जेई में मचाने वाले हैं, तो सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि जेई में मचाएंगे सभी। ये पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों। एवरीबडी मस्ट राइट कि जेई में मचाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। एंड आप सभी AOTS का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 टेस्ट सीरीज़, उसका हिस्सा आप सभी को ज़रूर बन जाना है। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।